नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल ऐप पर। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं 6 महीने की करंट अफेयर पर। यहाँ पर मैं आपको मई 2022, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर जो आपकी क्लास कंटिन्यू सीरीज चल रही है, इसमें मैं आपके अगले मंथ के जो करंट अफेयर है उसको भी सजोता चला जाऊँगा और ये सीरीज लगातार चलती चली जाएगी। लगभग 20 लेक्चर में आपकी सितंबर तक का जो करंट अफेयर है, मई से लेकर सितंबर तक का 5 से 6 महीने के आसपास, ये मैं आपका सजोकर धर दूंगा। अप्रैल से मान के चलिए, अप्रैल से सितंबर तक का जो करंट अफेयर है मैं आपको इसको अच्छे से रटवा दूंगा सारे क्वेश्चन के साथ। आपने जो 60-60 मिनट या 2-2 घंटे 3-3 घंटे का करंट अफेयर का महामैराथन पढ़ा है उसका मैं निचोड़ दूंगा आपको। क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे, क्वेश्चन आंसर से काफ़ी क्वेश्चन छूट जाते हैं, इसलिए मैं आपको पहले थ्योरी पढ़ाऊंगा और थ्योरी पढ़ाने के बाद मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। लेकिन आज के क्लास में मैंने आपको पहला क्वेश्चन रख दिया है ना, और इसके बाद थ्योरी रखेंगे, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, परेशान न होइए। लेक्चर नंबर 3 है, 2 श्रृंखला मैं पढ़ा चुका हूं, उसको फटाक से देख लेना है। लिखा हुआ है, जून 2022 में एक शहद परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ कहां पर किया गया? आंसर विल बी दीमापुर, नागालैंड। बस यही मैंने पहले क्वेश्चन रखा है, बाकी अब थ्योरी पढ़ाएंगे, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। फटाफट से देखना है। जून 2022 में एक शहद परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ दीमापुर, नागालैंड में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी द्वारा किया गया। खादी एवं ग्रामोद्योग, याद रखिएगा, खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा 2017-18 में हनी मिशन की शुरुआत की गई थी, जिससे क्या होगा, रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे और मधुमक्खी पालन गतिविधियों में बढ़ावा मिलेगा। लाभ क्या होगा, मधुमक्खी पालकों और प्रसंस्करणकर्ताओं को उत्पादित शहद के परीक्षण में मदद मिलेगी। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, अंगूर की खेती का उत्पादन कौन सा कल्चर है? कहेंगे विटी कल्चर है। मधुमक्खी का एपीकल्चर है ना, पक्षियों का एविकल्चर है, और इस प्रकार से, और रेशम का सेरिकल्चर है। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए, सोलर प्लांट के लिए किए जा रहे खेजड़ी वृक्षों की कटाई का विरोध बिश्नोई समुदाय कर रहा है। आपने बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है ये और हर बार रहता है। जो बिश्नोई समुदाय है वो खेजड़ी वृक्ष को की पूजा करता है और खेजड़ी वृक्ष का जो फल है उससे सारंगी नाम का एक व्यंजन बनाता है। बिश्नोई समुदाय को खेजड़ी वृक्ष से लकड़ियां भी प्राप्त हो रही हैं, पशुओं के लिए चारा प्राप्त हो रहा है, ठीक है, और इनकी कटाई से बिश्नोई समुदाय बड़ा परेशान है और इनके बीच में टकराव उत्पन्न हो गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे समझिएगा, पूरा क्वेश्चन मैं बताने की कोशिश करूंगा। राजस्थान के जोधपुर जिले के फलोदी तहसील में 8 सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना प्रस्तावित है, जिसके लिए सौर ऊर्जा कंपनियों ने वहां 25,000 बीघा भूमि पट्टे पर लिया है। कंपनी इस भूमि पर स्थित खेजड़ी वृक्षों की कटाई कर रही है, जिसका इस क्षेत्र में रहने वाले बिश्नोई समुदाय के लोग भारी विरोध कर रहे हैं, जिससे कंपनी और बिश्नोई समुदाय के बीच में टकराव की स्थिति बन गई है। बात करेंगे अब खेजड़ी वृक्ष की। जो खेजड़ी वृक्ष है, ठीक है, वो राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। उसका वानस्पतिक नाम पेपर में पूछा जाएगा तो प्रोसोपिस सिनेरिया है, इसको याद रखना है। खेजड़ी वृक्ष की एक मजेदार बात यह है कि सूखा ग्रसित क्षेत्रों में भी है ना, ये पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में भूमिका निभाता है। यहाँ पे सारंगी नामक लोकप्रिय व्यंजन मैं आपको बता चुका हूँ। राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में लगभग 3.5 लाख बीघा क्षेत्र में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, पढ़ेंगे आराम से क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान के जोधपुर जिले के फलोदी तहसील में प्रस्तावित 8 सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए सौर ऊर्जा कंपनियों द्वारा वहां पर खेजड़ी वृक्ष की कटाई की जा रही है, और इस कटाई का विरोध कौन से समुदाय कर रहा है? आंसर विल बी सी, बिश्नोई समुदाय। अगला क्वेश्चन, तरंगा हिल अंबाजी आबू रोड नई रेल लाइन के लिए मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। आप देख पाएंगे 3 स्थान है, तरंगा हिल गुजरात में है, अंबाजी गुजरात में है, ये बनासकाठा में है, ये मेहसाना में है, और आबू आपका राजस्थान माउंट आबू में है। अर्थात गुजरात और राजस्थान के बीच में कनेक्टिविटी को ये प्रदान करने के लिए रेल परियोजना है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, मंजूरी किसने प्रदान करी है? नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने। तरंगा हिल अंबाजी आबू रोड नई रेल परियोजना। तरंगा हिल पर एक जैन धर्म के प्रसिद्ध तीर्थंकर या दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ जी का मंदिर है। अंबाजी 52 शक्तिपीठों में या 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ अंबाजी आरासुर या आरासुरी अंबाजी, जहां पर उनका हृदय गिरा था सती माता का, वो ये मंदिर है। आबू माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। इसकी लंबाई होगी 116.65 किलोमीटर। परियोजना लागत है 2798.16 करोड़ रुपया। 2026-27 तक ये पूरी हो जाएगी और इससे लगभग 40 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। तरंगा हिल गुजरात के मेहसाना में स्थित, जिस पर जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ जी का प्रसिद्ध जैन मंदिर है, बता चुका हूं। अंबाजी गुजरात राज्य के बनासकाठा जिले के दाता तालुका में स्थित है। यहां प्रसिद्ध आरासुरी अंबाजी माता जी का मंदिर है, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह 358 स्वर्ण कलश वाला भारत का एकमात्र शक्तिपीठ है।
ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे सती माता का हृदय का एक हिस्सा अरासुरा में गिरा था। माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है, जो कि हिल स्टेशन है, अरावली का भाग है। यहाँ पर जैन मंदिर बता चुका हूं। यह नई रेल गुजरात और राजस्थान के बीच में एक नई कनेक्टिविटी और तीव्रता प्रदान करेगी और यह रेल मंत्रालय की परियोजना है। प्रश्न क्या पूछा जाएगा? जुलाई 2022 में, ये टाइपिंग मिस्टेक है, 20 लिख गया है। जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रेल मंत्रालय द्वारा बनाई जाने वाली तरंगा हिल अंबाजी आबू रोड नई रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी दे दी है। तरंगा हिल में किस जैन तीर्थंकर का प्रसिद्ध मंदिर है? आप कहेंगे अजितनाथ जी का, और ये जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर हैं। और अजितनाथ जी का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है बच्चों? वो क्या है? तो आप कहेंगे हाथी। अगला क्वेश्चन, केरल स्वयं की इंटरनेट सेवा वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यहां पर सिर्फ यही क्वेश्चन है और यहीं पर क्वेश्चन आके खत्म हो जाता है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। बाकी आप ये याद कर सकते हैं, KFON केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड को दूर संचार विभाग ने ISP इंटरनेट सेवा प्रोवाइडर लाइसेंस मिलने के पश्चात केरल के मुख्यमंत्री P विजयन ने घोषणा कर दी कि केरल देश का पहला और इकलौता राज्य है जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है। फिर इसके बाद यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इस योजना के अंतर्गत 30,000 सरकारी कार्यालयों और BPL परिवारों को मुफ्त इंटरनेट सेवा प्रदान की जाएगी और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत वर्ष 2019 में की गई थी। प्रश्न पूछा जाएगा, जुलाई 2022 में स्वयं की इंटरनेट सेवा वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? आंसर विल बी आपका केरला इज द राइट आंसर। अल्लूरी सीताराम राजू बहुत फेमस है, RRR मूवी के बाद तो और भी फेमस हो गए। रंपा विद्रोह से इनका संबंध है, आदिवासियों को एकजुट किया था। 1897 में इनका जन्म हुआ था, 1924 में इनकी मृत्यु हो गई थी। एक स्वतंत्रता सेनानी है। कांस्य प्रतिमा का अनावरण आपका पश्चिमी गोदावरी आंध्र प्रदेश में किया गया है, पश्चिमी गोदावरी जिला आंध्र प्रदेश में किया गया है। लगभग 30 फुट की लंबाई है और नरेंद्र मोदी जी ने इसका अनावरण किया है। फटाफट से पढ़ लेते हैं। 4 जुलाई 2022 को नरेंद्र मोदी जी, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने श्री भीमावरम आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में स्थित अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती पर 30 फीट कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। इनका जन्म 4 जुलाई 1897 आंध्र प्रदेश में हुआ था। आदिवासियों को एकजुट करके रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया था। 7 मई 1924 को इनकी मृत्यु हो गई थी। सेम प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, जुलाई 2022 में, यहाँ पे टाइपिंग है तो यहाँ पे देख लीजिएगा। जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किस स्थान पर किया? आंसर विल बी श्री भीमावरम आंध्र प्रदेश पश्चिम गोदावरी जिला। अगले प्रश्न पर आते हैं, मजा आ रही है? फटाफट से। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, आपको पता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 5 जुलाई 2013 को लागू हुआ था। अब NFSA ने एक रैंकिंग जारी करी है और ये रैंकिंग जारी करी है हमारे केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मंत्री पीयूष गोयल जी द्वारा। इसमें पहला स्थान उड़ीसा को दिया गया, उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान, आंध्र प्रदेश का तीसरा स्थान। और इसमें अगर हम लोग हिमालय क्षेत्रीय या पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए या विशेष राज्यों की बात की जाए तो त्रिपुरा को पहला स्थान दिया गया है। इसमें 20 राज्यों को सामान्य श्रेणी में और 14 राज्यों को विशेष श्रेणी में रैंकिंग प्रदान की गई है। क्वेश्चन, जुलाई 2022 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए जारी राज्य रैंकिंग 2022 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो राज्य यानी सामान्य श्रेणी में पूछा जा रहा है, आंसर विल बी उड़ीसा। सेकंड नंबर पर उत्तर प्रदेश, और अगर विशेष राज्य में पूछा जाता तो त्रिपुरा वाज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं, आराम से देखिए, मजेदार, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनारस में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया और इसका आयोजनकर्ता 2 लोग हैं, एक है UGC और दूसरा है BHU। इस पर क्या क्या उद्देश्य था इसका? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन को देश भर में लागू करने के लिए विचार विमर्श का एक मंच प्रदान करना, जिसमें कुल 9 विषयों को शामिल करने की बात की गई। ये 9 विषय कौन कौन से हैं इसको आपको याद कर लेना है। यदि आपका UPPSC का पेपर है तब, लोक सेवा आयोग का पेपर हो तब याद कर लीजिएगा, UPSC का पेपर हो तो याद कर लीजिएगा। 9 के 9 विषय, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। बहुविषयक और समग्र शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार योग्यता, अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षकों का क्षमता निर्माण, गुणवत्ता रैंकिंग और प्रत्यानयन, डिजिटल सशक्तिकरण, ऑनलाइन शिक्षा, समान और समावेशी शिक्षा, भारतीय ज्ञान प्रणाली, उच्च शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण। यहां पे क्वेश्चन देखिए, जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया? आंसर विल बी बनारस। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अग्रदूत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन किया। यह किस भाषा का है? असमिया भाषा का है।
पहले ये 2 सप्ताह में एक बार आता था, फिर ये दैनिक समाचार पत्र बनने लगा। इसको स्थापना की थी वरिष्ठ पत्रकार कनक सेन डेका जी ने। 1995 में दैनिक अग्रदूत एक दैनिक समाचार पत्र के रूप में इसका प्रकाशन शुरू हुआ था। जुलाई 2022 में अग्रदूत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? आंसर विल बी नरेंद्र मोदी जी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न। यहां पर मैं आपको गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इन सब पर बात करने वाले हैं। तो फटाफट से इसकी लंबाई भी आपको याद रखनी है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की शुरुआत कहां से हो रही है? प्रारंभ बिंदु क्या है? अंतिम बिंदु क्या है? उद्घाटन कब किया गया और कहां पर किया गया? ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। 29 फरवरी 2020 को शिलान्यास किया गया था। 13 जुलाई 2022 को बनकर तैयार हो गया। तो 3 दिन के बाद 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कैथेरी गांव ओराई तहसील जालौन में इसका उद्घाटन किया गया। लंबाई 296.07 किलोमीटर। इसका प्रारंभ बिंदु है भरतकूप के पास गोंडा चित्रकूट गांव, ठीक है, कोंडा गांव चित्रकूट, जो नेशनल हाईवे नंबर 35 पर स्थित है। अंतिम बिंदु है कुदरैला गांव इटावा, नेशनल हाईवे नंबर 91 पर स्थित है। कौन कौन से जिले लाभान्वित होंगे? कौन कौन सी नदियों के ऊपर से गया है? चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा। एक्सप्रेसवे पे पड़ने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? बागेन, केन, श्यामा, चंदावल, यमुना, बिरवा, बेतन, सेंगार। पहले 4 लेन का है और 6 लेन पर विस्तारित किया जाएगा भविष्य में। चौड़ाई इसकी है 110 मीटर। लागत आई 14,850 करोड़ रुपया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें, यह एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड क्षेत्र को देश की राजधानी दिल्ली से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से जोड़ेगा। उत्तर प्रदेश में जो 4 एक्सप्रेसवे हैं फटाफट से देख लेते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे की लंबाई 165.5 किलोमीटर, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302.22, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 340.09, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296.07 किलोमीटर और टोटल लंबाई 1105 किलोमीटर से अधिक। अब प्रश्न पूछा जाएगा, जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया। यह उत्तर प्रदेश के किन 2 जिलों को जोड़ता है? आप कहेंगे चित्रकूट को इटावा। चित्रकूट, इटावा, गोंडा गांव आपको पता ही है। अगला, ओबीसी के क्लासिफिकेशन के लिए एक नया आयोग बनाया गया था, आपको पता है। दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रोहिणी जी की अध्यक्षता में उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है 31 जनवरी 2023 तक। अभी तक टोटल कितनी बार कार्यकाल विस्तारित किया गया है? 10 बार। गठन तिथि 2 अक्टूबर 2017। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत ओबीसी में जो 2600 से ज्यादा जातियां हैं, उनमें से जो क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर और उनसे संबंधित और भी बातें का क्लासिफिकेशन करने के लिए। इसके बाद विचार विमर्श क्या है ये आप देख लेते हैं। ये मैं पढ़ के बता देता हूं कि आयोग के लिए विचारार्थ विषय क्या क्या है। ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल जातियों या समुदाय के बीच आरक्षण के लाभों को असमान वितरण की जांच करना, ओबीसी के उपवर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला तंत्र, मानदंड और मानक तैयार करना, ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल संबंधित जातियों, समुदायों, उपजातियों या समानार्थक जातियों को उनकी संबंधित उप श्रेणियों में वर्गीकृत करना, ओबीसी के केंद्रीय सूची में शामिल दोहराव, अस्पष्टता, विसंगतियां और वर्तनी की त्रुटियों के सुधार की सिफारिश करना। वीपी मंडल आयोग और काका कालेकर आयोग का संबंध भी ओबीसी से ही है, याद रखिएगा। जुलाई 2022 में केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उप क्लासिफिकेशन के नियुक्ति रोहिणी आयोग का जो कार्यकाल है वो कब तक के लिए बढ़ा दिया है? 31 जनवरी 2023 के। नामसाई घोषणा आप देखेंगे, असम और अरुणाचल के बीच में, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में सीमा विवाद हमेशा रहा है। अब उसी सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए नामसाई घोषणा की गई है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और असम के मुख्यमंत्री के बीच। तो नामासाई अरुणाचल प्रदेश मुख्यमंत्री स्तर की बैठक के दौरान 15 जुलाई 2022 को नामासाई घोषणा की गई। इसमें असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने हस्ताक्षर किए। दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद को हल करने के लिए असम और अरुणाचल प्रदेश में साझा सीमा 804.1 किलोमीटर है। वर्तमान स्थिति क्या है? अब 123 गांव की जगह केवल 86 गांव को लेकर विवाद चल रहा है। अरुणाचल प्रदेश को असम से अलग कर बनाया गया था। अरुणाचल प्रदेश प्रारंभ में एक केंद्र शासित प्रदेश था, इसका नाम नेफा हुआ करता था, जिसे 1927 में एक पूर्ण राज्य बना दिया गया। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर राज्यों के पुनर्गठन के उत्पन्न हुआ यह सीमा विवाद सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और 1989 से लंबित ही है।
जुलाई 2022 में पूर्वोत्तर के किन दो राज्यों ने सीमा विवाद को हल करने के लिए नामासाई घोषणा पर हस्ताक्षर किए? आंसर विल बी अरुणाचल प्रदेश एंड असम। ठीक है, अगर ये वीडियो यूट्यूब पे जा रहा है तो आपसे गुजारिश है कि बच्चे इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और लाइक और शेयर करेंगे। और अगर ये सीरीज़ यूट्यूब पे अगर गई और वो बच्चे खुश हुए तो मैं ये सारी सीरीज़ आपकी यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। आप आराम से इस करंट अफेयर को एंजॉय कर सकते हैं। शुभंकर जागृति, ठीक है, शुभंकर, शुभंकर मतलब मस्कट, जागृति किसका मस्कट है? इसको अच्छे से पढ़िए, मजा आ जाएगी। शुभारंभ 15 जुलाई 2022 को उपभोक्ता मंत्रालय के विभाग के द्वारा उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना और उपभोक्ता की समस्याओं का समाधान करना। टैगलाइन जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधान हॉलमार्किंग, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1915, बांट और माप अधिनियम के प्रावधान, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के निर्णय और शिकायत पर की टिप्पणियों जैसे विषयों पर जागरूकता पैदा करना। जुलाई 2022 में उपभोक्ता मामले के विभाग ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए किस शुभंकर को लॉन्च किया? शुभंकर जागृति इज द राइट आंसर। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताया, पढ़िए इसको आराम से पढ़िए, मजेदार प्रश्न है। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से जुड़े दो स्थलों को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की गई है। अब ये दो स्थल कौन कौन से होंगे फटाफट से देखते हैं। और ये घोषणा किसने करी है, ये सिफारिश किसने की है? नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी द्वारा। पहला, संकल्प भूमि में स्थित बरगद पेड़ का परिसर, बड़ोदरा। यहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 23 सितंबर 1917 को अस्पृश्यता उन्मूलन का संकल्प लिया था। संकल्प भूमि में स्थित बरगद पेड़ का परिसर बड़ोदरा में है। प्रतापराव भोसले हाई स्कूल, सतारा, महाराष्ट्र, यहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की थी। क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में राष्ट्रीय संत स्मारक प्राधिकरण ने किस महापुरुष से जुड़े दो स्थलों को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की? आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़े दो स्थल। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत 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 प्यारा क्वेश्चन, वीवीआईपी प्रश्न, वीवीआईपी प्रश्न। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए भारत को यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति का सदस्य चुना गया है। बात समझ में आ रही है? अंतर सरकारी समिति के लिए चुनाव 2003 कन्वेंशन की नवी आम सभा के दौरान 5 से 7 जुलाई 2022 को यूनेस्को के मुख्यालय पेरिस में संपन्न हुए इस चुनाव में भारत एशियाई प्रशांत क्षेत्र में 2022 से 26 के कार्यालय के लिए सदस्य चुना गया। यानी भारत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए 2022 से लेकर 2026 तक का सदस्य चुन लिया गया है। अब भारत के पास कौन कौन से ऐसे स्थल हैं जो अमूर्त संस्कृति के हैं? उनकी संख्या है 14। कितनी है? 14। पढ़ो। यूनेस्को का 2023 कन्वेंशन, ठीक है, सॉरी 2003 कन्वेंशन, इसे अमूर्त संस्कृत विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को द्वारा 2003 में अपनाया गया था। इसमें 24 सदस्य शामिल होते हैं जिन्हें समान भौगोलिक प्रतिनिधित्व और रोटेशन सिद्धांतों के अनुसार कन्वेंशन की आम सभा द्वारा चुना जाता है। समिति के सदस्य 4 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। भारत ने सितंबर 2005 में इस कन्वेंशन की पुष्टि की थी। भारत इससे पूर्व इस समिति का सदस्य 2006 से 10 तक और 2014 से 18 तक रह चुका है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत वह परंपराएं या जीवित अभिव्यक्तियां हैं जो हमारे पूर्वजों से विरासत में मिली हैं और हमारे वंशजों को हस्तांतरित की जाती हैं, जैसे मौखिक परंपराएं, प्रदर्शन कलाएं, सामाजिक प्रथाएं, अनुष्ठान, उत्सव, प्रकृति और ब्रह्मांड से संबंधित ज्ञान और अभ्यास और पारंपरिक शिल्प। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल भारतीय विरासत तत्वों की संख्या 14 है। और कब कब शामिल की गई है फटाफट से इसको देख लेना है। कुट्टियम, ये संस्कृति थिएटर है, 2008 में शामिल हुआ। रामलीला, रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन है, 2008 में शामिल हुआ। वैदिक मंत्रोच्चारण की परंपरा 2008 में शामिल हुई। रम्मन, गढ़वाल हिमालय का धार्मिक त्योहार और अनुष्ठान थिएटर है, 2009 में शामिल हुआ। छऊ नृत्य 2010 में। कालबेलिया, राजस्थान का लोकगीत और नृत्य है, 2010 में। मुड्डीयेट्टू, केरल के अनुष्ठान थिएटर है, 2010 में। लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार 2012 में। मणिपुर का संकीर्तन 2013 में। जंडियाल गुरु, पंजाब के ठठेरों की पीतल और तांबे के बर्तन बनाने का शिल्प 2014 में। नवरोज त्योहार 2016 में। योग 2016, कुंभ मेला 2017 और कोलकाता का दुर्गा पूजा 2021। क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में भारत को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए
हुए चुनाव में भारत एशिया प्रशांत के लिए यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति के सदस्य का किस अवधि के लिए चुना गया? 2022 से 2026 तक। और इसके पहले भी 2 बार रह चुका है, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। ये लास्ट प्रश्न था शायद आज का, नहीं लास्ट प्रश्न शायद ये है। भारत नव आचार सूचकांक 2021, ये काफी बड़ा प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। इनोवेशन इंडेक्स 2021 जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी जी द्वारा जारी की गई है, ये तीसरा संस्करण है। पहला संस्करण 19 में और दूसरा संस्करण जनवरी 2021 में जारी किया गया था। इस सूचकांक को तैयार करता है नीति आयोग और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा। इसमें टोटल 66 यूनिवर्सल या फिर कह सकते हैं अद्वितीय संकेतकों का प्रयोग किया गया था। दूसरे संस्करण में सिर्फ 36 संकेतकों का प्रयोग करके ये सूची जारी की गई थी। सूचकांक में बड़े राज्यों में 17 राज्य, पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में 10 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और शहरी राज्यों में 9 राज्य शामिल किए गए हैं। बड़े राज्यों में पहला स्थान कर्नाटक और दूसरा स्थान तेलंगाना को मिला है। निम्नतम स्थान छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को मिला है। पूर्वोत्तर में पहला स्थान और दूसरा स्थान मणिपुर और उत्तराखंड को मिला है। पूर्वोत्तर राज्यों में निम्नतम स्थान नागालैंड और असम को मिला है। केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान चंडीगढ़ और दिल्ली को मिला है और निम्नतम स्थान केंद्र शासित प्रदेशों में लद्दाख और लक्षद्वीप को मिला है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। यह सूचकांक नव आचार, इनोवेशन क्षमताओं और पारिस्थितिकी तंत्र की जांच करने के साथ ही इनोवेशन को बढ़ावा देने का एक सशक्त माध्यम है। क्वेश्चन पूछा गया, 21 जुलाई 2022 को नीति आयोग द्वारा भारत नव आचार सूचकांक 2021 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह इस सूचकांक का तीसरा संस्करण है, बिल्कुल सही है। बड़े राज्यों में कर्नाटक को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही है। याद रखिएगा, बड़े राज्यों में कर्नाटक को नंबर 1 पर रखा गया है। बड़े राज्यों में कर्नाटक क्या बच्चों नंबर 1 पर है, दूसरे पर तेलंगाना है, निम्न स्थान पर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा है। पहाड़ी राज्यों में नंबर 1 पर मणिपुर उत्तराखंड और निम्नतम में नागालैंड असम है। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ दिल्ली, निम्न में लद्दाख और लक्षद्वीप। तो ये था आज का लास्ट प्रश्न। तो इस 20 से 21 मिनट में आपने करंट अफेयर के बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न सीखे और क्वेश्चन आंसर करने से कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन देखा आंसर लगाया, क्वेश्चन देखा आंसर लगाया नहीं। उस क्वेश्चन से और कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं संपूर्ण जानकारी रखिए। संपूर्ण जानकारी रखेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, प्रश्न कर पाएंगे। जरूरी थोड़ा जो प्रश्न कोचिंग संस्थानों द्वारा बनाए जा रहे हैं एग्जैक्टली वही आ जाएंगे। घूम के क्वेश्चन आएगा तो तुम भी घूम जाओगे, सोचोगे जो हमने पढ़ा था वो तो आया ही नहीं। इसलिए कृपया करके पूरी थ्योरी पढ़ें और थ्योरी पढ़ के उसको समझें और समझ के बाद उससे कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को आप सॉल्व करें, तभी करंट अफेयर में अच्छा आप कर पाएंगे। यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, बीपीएससी, एमपीपीएससी, कोई भी एग्जाम आप अच्छे से क्रैक कर पाएंगे, अदरवाइज आपको फिर दिक्कत होगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। यूट्यूब पे जाएगा, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि सेशन कैसा लगता है ये करंट अफेयर का। आपने बहुत सारी जगह करंट अफेयर तो पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर हम बहुत जल्दी स्पीड से करंट अफेयर पढ़ाते हैं, ठीक है। और इसको एक सब्जेक्ट के रूप में आपको लेकर चलना है, सब्जेक्ट के रूप में, है ना। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।